हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। बेटा हमने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को जो स्टार्ट किया था उसके हमने 4 लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है। आज हम लोग बेटा 5वें लेक्चर को अपलोड करेंगे और 5वें लेक्चर को पढ़ेंगे। बीच में बच्चों 3-4 दिन का गैप हो गया, कुछ प्रोग्राम था घर में, इसलिए। बाकी आज बेटा हम लोग 5वें लेक्चर को पढ़ेंगे और हमने 16 कॉन्सेप्ट कर लिए थे 4 लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर बेटा 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका होगा बच्चों, आपसे 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में एक बनेगा व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बेटा क्या होती है, कैसे बनती है, एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और एक इसका बेटा न्यूमेरिकल बन जाएगा, तो ये पार्ट हो गया ए और एक पार्ट हो जाएगा आपका बी। बी पार्ट का बेटा न्यूमेरिकल कौन सा बनेगा तो मैं बता देता हूं आपको। इसका न्यूमेरिकल पीछे लिखा हुआ है मैंने। न्यूमेरिकल कौन सा होगा बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर। बेटा प्रेशर दे दिया आपको और टेम्परेचर दे दिया आपको। ए गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम। आपसे बोला हुआ बेटा व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर। प्रेशर बताओ बेटा कितना होगा इसका। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस is 640 ml। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। बेटा ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन बेटा क्या होता है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन को बनाएंगे। 1 नंबर का बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, वो पूछ सकता है आपसे। और 2 नंबर का आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद बेटा फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन का। तो आइडियल गैस इक्वेशन बेटा 3 लॉज के मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। जैसे हमने लॉज पढ़े होते हैं, सबसे पहले आपने पढ़ा होता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, 3 लॉ पढ़े होंगे। बाकी 5 लॉ है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हमें 3 लॉज के मिक्सचर को आइडियल गैस इक्वेशन बनाना होता है। सबसे पहले देखो बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा प्रेशर होता है। और बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आप लोग डेफिनेशन भी लिख लेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर होगा बेटा तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। इसको हमने इक्वेशन मान ली फर्स्ट। सेकंड क्या होता है बेटा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है बच्चों, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है आपका। और ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। इक्वेशन सेकंड ये हो गई आपकी। यहाँ पे बेटा चार्ल्स लॉ में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। थर्ड लॉ होता है बच्चों आपका एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोज लॉ होता है, एवोगैड्रोज लॉ। और एवोगैड्रोज लॉ में क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N।
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। N क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। क्या क्या कांस्टेंट होता है बेटा? तो यहाँ पे लिखोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसको इक्वेशन मान लिया हमने 3। इसको इक्वेशन हमने बेटा 3 बोल दिया है। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है, जैसे बॉयल्स लॉ की बात करोगे तो ऐसा लिखा होगा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि बेटा एक मोल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, एन की वैल्यू जब 1 ले लोगे तो एक ही बात हो जाएगी। तो आपको बॉयल्स लॉ लिखने के लिए आएगा, आप क्या लिखोगे? इट इज दैट लॉ इन विच वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर कैसे लिख सकते हो बेटा? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे बात करोगे चार्ल्स लॉ के अंदर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा भी आप बोल सकते हो। यहां पे बात करोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीनों इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3। तीनों को कर दिया तो बेटा v कॉमन है, हमने v लिख लिया। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p था बेटा, p कर लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t था, देखो बच्चों t था तो हमने t कर लिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n था तो हमने n कर लिया। तीनों इक्वेशन को कर लिया बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कॉमन ले लेते हैं, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और मैं ऐसा लिख देता हूं बेटा 1 को t से इंटू करोगे तो t और v n। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट लगता है जिसका नाम होता है r, और t और n ऐसे ही लिख दिया अपॉन में p। r क्या होता है बच्चों? यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है r। तो यहाँ पे बेटा कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है और अलग अलग होती है। गैस कांस्टेंट होता है r, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा pv इज इक्वल टू nRT। n को हमने मॉडिफाई कर दिया, n को हमने पहले लिख दिया, तो pv इज इक्वल टू nRT हो गया। इसी को हम बोलते हैं बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। pv इज इक्वल टू nRT को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आर की वैल्यू बेटा आपको गिवन होगी, नहीं तो आर की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। कुछ वैल्यूज मैं लिख देता हूं, जैसे 0.0821 हो गया आपका लीटर एटीएम मोल केल्विन। लीटर एटीएम अपॉन में मोल इंटू केल्विन, बेटा ये आर की यूनिट हो गई एटीएम के टर्म्स में। 8.314 भी होता है बेटा यहाँ पे, ये किस में होता है? जूल अपॉन में मोल इंटू केजी, मतलब केल्विन, बेटा टेम्परेचर है ये। एक और यूनिट होती है, टू वैल्यू होती है कैलोरीज की फॉर्म में, कैलोरीज अपॉन में मोल इंटू केल्विन। तो बेटा ये 3 यूनिट होती हैं आर की, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसको क्या कर सकते हो आप? जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसको क्या कर सकते हो बेटा? कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक ही बात है बच्चों, तो आप आर की वैल्यूज को याद रखो बेटा। 8.314 भी होती है, 0.0831। यहाँ पे लीटर एटीएम की जगह पे बेटा क्या जाएगा? बार आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? लीटर इंटू बार, ये मोल पर केल्विन। तो बेटा यहाँ पे 8.21 मतलब 0.0821 लोगे तो आप बेटा लीटर एटीएम की फॉर्म में लिखोगे, 0.0831 लिखोगे तो आप लीटर बार की फॉर्म में लिखोगे। तो बेटा ये आपका डेरिवेशन हो गया, फुली फ्लैश डेरिवेशन हो गया। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ को हमने तीनों को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एक तो बेटा ये रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, कोई एक वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। नंबर ऑफ मोल्स बेटा गिवन होंगे, नहीं मोल्स गिवन होंगे तो एन की वैल्यू आप 1 रख लोगे। अगर कुछ भी नहीं गिवन होगा तो एन की वैल्यू 1, अगर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तब। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है तो आप उसी वैल्यू को पुट करोगे।
एक रिलेशन तो बच्चों ये हो गया, एक रिलेशन और है, फटाफट उसको भी देखो आप लोग। तो बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। देखो बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी आ गया, उसी रिलेशन को हम कंटिन्यू आगे करते हैं। हमने पढ़ लिया बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये हमने पढ़ लिया। अगर बेटा नंबर ऑफ मोल्स को 1 कर दिया जाए और आर तो कांस्टेंट है ही, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा पीवी अपॉन में टी इज इक्वल टू एन आर। एन बेटा नंबर ऑफ मोल्स हमारा 1 हो गया, आर कांस्टेंट है हमारा, तो ये बेटा दोनों वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट बोल सकता हूं मैं, क्योंकि कांस्टेंट को बेटा अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे एन इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा पीवी अपॉन में टी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। आर कैसा बच्चों आपका कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बेटा ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक, P1 V1 T1 अपॉन P2 V2 T2, ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। एक रिलेशन इससे हम और ड्राइव कर सकते हैं डेंसिटी की फॉर्म्स में, तो एक और रिलेशन करता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी बेटा कर सकते हो, कैसे देखो, हमने बेटा लिख लिया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमें पता है बेटा P इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन में V होता है, एनआरटी अपॉन में V होता है। N हम जानते हैं बच्चों, N हमारा होता है W1 अपॉन में W2, इसको हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो बेटा इस वाली वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करूंगा तो आप कहोगे सर W1 अपॉन में W2 इंटू वॉल्यूम, और ये हो गया आपका R इंटू टी। एक बात बच्चों हमें बहुत अच्छे से पता होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, और डेंसिटी हो गया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा m अपॉन में v हो गया क्या, तो m अपॉन में v को बेटा हम यहाँ पर डेंसिटी लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे सर m अपॉन v की जगह पे हमने क्या लिख दिया, m की जगह पे बेटा क्या हो गया यहाँ पे W1 अपॉन v, तो W1 का मतलब क्या हो गया, गिवन मास हो गया। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन का भी लिख सकते हो या फिर गिवन मास को भी ऐड कर सकते हो, ये गिवन मास हो गया बेटा, क्या हो गया गिवन मास। तो इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, पुट बेटा डी कर दिया, तो डी आर टी अपॉन में W2। तो एक बेटा ये वाला रिलेशन भी आ जाएगा, W2 क्या बच्चों, मोलर मास, W2 क्या बच्चों, मोलर मास, तो P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन में मोलर मास, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, डीआरटी अपॉन में मोलर मास। तो बेटा आपके पास 3 रिलेशन हो गए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फर्स्ट हो गया, सेकंड रिलेशन ये हो गया, थर्ड रिलेशन आपका बेटा डेंसिटी के टर्म्स में हो गया। सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के यहीं से आएंगे, आपको वैल्यूज गिवन होंगी, आपको जज करना होगा और फाइनली आंसर लेके आना होगा। वैल्यूज गिवन होंगी आपको हर किसी की, आपको जज करना होगा, फाइनली आंसर लेके आना होगा। ये हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, आप लोग इतना नोट कर लो बेटा। तो अब बेटा समझो न्यूमेरिकल की बात, अब न्यूमेरिकल की बात अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन देखो बेटा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारा यही, एक बार मैच कर लेते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्रेशर दे दिया आपको बेटा, गैस ऑक्यूपाइज इतना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। तो अब हम बेटा जो भी चीजें हैं अब हम इसको गिवन लिखते रहते हैं, सबसे पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। तो क्या है बेटा, सबसे पहले टेम्परेचर होगा, तो हमने लिख लिया T1, जो हमें पहले दिख गया उसको लिख दिया हमने T1, कितना है 25 सेल्सियस में बेटा, इसको 273 से ऐड कर दोगे तो कितना होगा 298 केल्विन, 298 केल्विन हो गया बेटा, ये टेम्परेचर T1 हो गया आपका। एट इतना टेम्परेचर, ये बेटा आपका प्रेशर हो गया, तो P1 आप कितना लिखोगे 760 mm Hg, ये P1 हो गया बेटा। प्रेशर को मरकरी के टर्म्स में भी लिखा जाता है, तो mmHg लिखा हो तो भी प्रेशर है, ATM लिखा हो तो भी प्रेशर है, बार लिखा हो तो भी प्रेशर है। प्रेशर हो गया, एक गैस ऑक्यूपाइज इतना बेटा, V1 मिल गया आपको 600 ml, V1 मिल गया आपको 600 ml।
व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, बेटा P2 आपसे पूछा हुआ है, P2 आपसे पूछा हुआ है। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट ए हाइट व्हेन टेम्परेचर, T2 आपको दे रखा है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस, आप 273 ऐड करोगे 283 केल्विन हो गया आपका T2। और वॉल्यूम ऑफ द गैस बेटा V2 आपको दे रखा है कितना 640 ml। तो बेटा हमारे पास देखो सारी चीजें गिवन है, P1 V1 T1 P2 V2 T2, आपको P2 को फाइंड करना है। तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, तो आपको देखो सारी चीजें गिवन दिख रही, तो आप क्या बोलोगे सर, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 को लगा लो। जब बेटा इस चीज को आप लोग लगाओगे क्वेश्चन के अंदर, तो आप सारी वैल्यूज को आपको क्या निकालना है, P2 निकालना, तो पहले आप P2 को अलग कर लीजिए। तो इसको हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा हो गया P1 V1 T2 अपॉन में बेटा P1 V1 ये T2 इधर आ गया, T1 और V2 इज इक्वल टू P2। बेटा ये हमारा P2 आ गया, हमें P2 को ही फाइंड करना है। तो P2 हमने इधर लिख लिया बच्चों, P1 की वैल्यू पुट कर दो 760 mmHg, mmHg बेटा यूनिट के साथ पुट कर दो एक बार, mmHg हो गया आपका, ये P1 हो गया, V1 हो गया आपका 600 ml, और T2 आपका कितना हो गया बेटा 283 केल्विन, ये हो गया आपका। T1 कितना हो गया बच्चों आपका, T1 हो गया 298 केल्विन, 298 केल्विन, और आपका V2 हो गया 640 ml, 640 ml बेटा हो गया आपका ये V2, ये आपका हो गया V2। इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं, तो देखो बच्चों ये 298 हो गया, अगर बच्चों हम इसको अप्रोक्सीमेट 300 मान लेते हैं, तो ये देखो 2 बार में कट जाएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट 300 मान लेते हैं तो 2 बार में कट गया, एक जीरो से जीरो गया, और ये बच्चों हो गया आपका, यहां मैं करता हूं P2 इज इक्वल टू 76 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा 2 पॉइंट समथिंग बचा, तो मैं 2.1 ले लेता हूँ, 2.0 समथिंग बचेगा, 2.002 के आसपास बचेगा, और ये हो गया बेटा आपका 283 अपॉन में हो गया 64। तो बेटा यहां देखते हैं हम लोग, अच्छा 64 है बेटा, ये 76 अगर मैं एक बार से ज्यादा में कटेगा ये, तो ये हो गया आपका 1 टाइम्स, और ये हो गया 1 पॉइंट समथिंग, 64 हो गया 12 हो गया, तो 1.09 के आसपास होगा बेटा। तो जितना भी आएगा इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, और ये अप्रोक्सीमेट देखो बेटा कितना हो गया 283, तो ये डबल करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 600 के आसपास आएगा, और ये 1.9 से ऊपर है, तो P2 इज इक्वल टू 670, मेरे पास बेटा कैलकुलेटेड आंसर है 676.6 mmHg के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, फाइनली आंसर ये बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा 676.6 mmHg। तो बेटा ये प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत ज्यादा, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या फिर जो हमने 3 रिलेशन करे हैं इन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है आपका आइडियल गैस इक्वेशन का। ये बच्चों आपका कॉन्सेप्ट नंबर 17 हो गया और क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका आसान है, उसको भी कर लेते हैं बेटा। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्सेप्ट नंबर 18 हो गया और क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो जाएगा। पे करते हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया बेटा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे अब हम लोग। तो कॉन्सेप्ट नंबर 18 हमारा हो गया बेटा, ये कॉन्सेप्ट है आपका, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों, और ओसवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी पे है। तो इफ the ionization constant of acetic acid is 1.8 10 to the power -5
at what concentration at what concentration will it be dissociated to 2%। बेटा ये ओसबर्ग डाइल्यूशन थ्योरी पे क्वेश्चन है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों। आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है बेटा एसिटिक एसिड के लिए, ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको, और आपको डिसोसिएशन बच्चों दे दिया है 2%। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ओसबर्ग डाइल्यूशन थ्योरी का, उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे। एसिटिक एसिड बेटा हम लोग हर कॉन्सेप्ट में लेते हैं ओसबर्ग डाइल्यूशन थ्योरी का, या फिर कोई वीक एसिड ले लेते हैं। ओसबर्ग डाइल्यूशन थ्योरी बच्चों वीक एसिड के लिए वैलिड होता है सिर्फ, तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, और बच्चों हम इसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो एसिटिक एसिड को हमने ले लिया, एसिटिक एसिड हो गया। बेटा कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखो। तो ये एसिटिक एसिड हो गया, इसको बच्चों हमने डिसोसिएट करा तो ये इस टाइप से ब्रेक हो गया हमारा, ये बच्चों ब्रेक हो गया, ये बेटा ब्रेक हो गया। तो हमने मान लिया एट इनिशियल टाइम पे, एट इनिशियल टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों मान लिया हमने इसके C मोल्स थे। तो बेटा इसके कितने मोल्स होंगे, इसके 0 और 0 मोल्स होंगे। इनिशियल का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे बच्चों हीट का सिंबल दिखा सकते हो, या फिर आप H न्यू को लिख सकते हो, उसका मतलब हीट हो गया। कुछ टाइम के बाद बेटा रिएक्टेंट हमेशा कम हो रहा होगा, रिएक्टेंट हो गया आपका, और ये बच्चों आपके प्रोडक्ट हो गए। रिएक्टेंट कम हो रहा होगा तो प्रोडक्ट बन रहा होगा, जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बच्चों यहां से कम होगा तभी तो यहां बनेगा। एक टाइम के बाद क्या होगा कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम को बच्चों हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपसे बोलेगा बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट कब होता है, तो आप कहोगे सर इक्विलिब्रियम स्टेट जब होता है जब रिएक्टेंट, तो आप कहोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड बच्चा इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड के, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम को कहोगे बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब जितना फॉरवर्ड में रिएक्शन जारी होगी उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड में आ रही होगी, इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बेटा एट इक्विलिब्रियम स्टेट मान लेता हूं मैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे बच्चों यहां से कुछ मोल्स कम हुए होंगे, तो मान लिया हमने सी में से अल्फा मोल्स कम हो गए। तो बच्चों किस में से कम हुए, तो बोलोगे आप इनिशियल कंसंट्रेशन सी में से कम हुआ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सी टाइम्स ऑफ अल्फा, जितने मोल्स कम हुए उतने टाइम्स ऑफ अल्फा सी कर देता हूं मैं। अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, लेकिन किस में से डिसोसिएट हुए हैं, तो आप कहोगे सर सी में से डिसोसिएट हुए हैं, तो हमने सी इंटू अल्फा कर दिया। जितना बच्चों डिसोसिएट हुआ होगा उतना ही प्रोडक्ट बना होगा, तो सी अल्फा सी यहां लिख दिया, और अल्फा सी ही हमने यहां लिख दिया। बेटा आपको इक्विलिब्रियम लिखना आता है, केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है बच्चों। यहाँ पे एसिटिक एसिड था तो उसके लिए हमने लिख लिया के ए। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना बच्चों, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बच्चों, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने ये लिख लिया, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनकी वैल्यूज को पुट करोगे बेटा तो के ए इज इक्वल टू ये हो गया अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी, और ये हो गया सी माइनस अल्फा इंटू सी। बच्चों यहां से कॉमन निकाल लो कुछ वैल्यूज, तो ये हो गया सी स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से बेटा क्या हो गया सी इंटू अल्फा सी, यहां से बेटा कॉमन निकाल लो आप, इसमें से कॉमन सी निकाल सकते हो, तो के ए इज इक्वल टू हो गया अल्फा स्क्वायर सी अपॉन में सी को सी स्क्वायर ले लिया बेटा, सी को कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस अल्फा। तो सी से बच्चों सी कैंसिल हो गया, तो के ए इज इक्वल टू हो गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा।
बच्चों अल्फा क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अल्फा क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या, कितने परसेंट बेटा डिसोसिएट हो रहा है जो आपने प्रोडक्ट लिया है, पर जो भी आपने डिसोसिएटेड चीजें ली हुई है। तो बच्चों याद रखना आप, जो अल्फा होता है ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो बच्चों वन जो होता है, वन जो होता है अल्फा से बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं इस वाली चीज को। तो नेग्लेक्ट करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये बच्चों आ गया हमारा एक फॉर्मूला, हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं, सी अल्फा स्क्वायर। अच्छा के ए क्या है बेटा, एसिडिक कांस्टेंट हो गया, ये हो गया आपका एसिडिक कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट। के ए हो गया बेटा एसिडिक कांस्टेंट, के बी होगा तो बेसिक कांस्टेंट हो गया, के सी होता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। एक इक्वेशन ये आ गया फॉर्मूला बेटा, एक और फॉर्मूला बन सकता है, के ए अपॉन में सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में के ए अपॉन में सी। एक फॉर्मूला बेटा ये वाला भी बन सकता है आपका। तो ये हमारा हुआ बेटा ओसवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे बच्चों, ये आप लोग अच्छी तरह लिख लो। तो बेटा अब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपसे। तो बच्चों देखो, जो भी चीजें न्यूमेरिकल में हो आप गिवन चीजों को पहले लिख लिया करो। तो हमने गिवन चीजें लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ो आप लोग क्या लिखा हुआ है। इफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, बेटा एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे दिया के ए, तो 1.8 इंटू 10⁵ आपसे बोला हुआ है एट वाट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपसे पूछा हुआ है, डिसोसिएटेड टू 2%, अल्फा बेटा 2% बोला हुआ है, इसका मतलब हो गया 2 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.02 हो गया बेटा मोल। ये मोलारिटी अल्फा की हो गई बच्चों। तो हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर था। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन आपसे पूछी हुई है, ये वाली वैल्यू पूछी हुई है, अल्फा की वैल्यू आपको उसने दे दी है। तो के ए अपॉन में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो गया। सी की वैल्यू बच्चों हमें पता है कितना है आपका, 1 पॉइंट मतलब के ए की वैल्यू 1.8 10⁻⁻5, अल्फा की वैल्यू होगी बच्चों 0.02 इंटू 0.02 स्क्वायर था, मैंने दो बार लिख दिया, इज इक्वल टू सी हो गया बच्चों। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 1.8 10⁻⁻5 हो गया, और इधर हो गया आपका बेटा ये वाली वैल्यू को ऊपर पहुंचाओगे तो ये हो गया 0. ऐसा लिख देता हूँ बेटा, ये इसको हटाओ इसको हटाओ, तो ये 100 और ये 100 नीचे हो गया 2 to 4 इज इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये 4 जीरो से 4 जीरो हो गया, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू सी। तो 0.18 हो गया ये, अपॉन में सी इज इक्वल टू 4 हो गया बच्चों। तो ये 4 4 64 0.045 हो गया बेटा, ये हो गया आपकी सी की वैल्यू। और सी क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन है, सी क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है। तो आप लिख सकते हो सी इज इक्वल टू 0.045 एम। कंसंट्रेशन को बेटा हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इसकी भी वैल्यू को आप लोग लिख सकते हो। तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया ओसवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी का। इट इज ओनली वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जनरली एसिडिक एसिड को ही हम लोग लेते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म एसिडिक एसिड का समझा दिया है। ये बच्चों आपका कॉन्सेप्ट नंबर 18 हो गया। अब हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 19 पे, और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट नंबर 19 आपका। इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको बच्चों, और एक आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर बेटा आपका हो गया 19। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्या है बेटा आपका, एक मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, डाई नाइट्रोजन
डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन react with each other, react with each other to produce ammonia, to produce ammonia, अमोनिया को बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा आपको इक्वेशन गिवन दे रखी है, उसने इक्वेशन आपको दी हुई है बच्चों, इक्वेशन आपको दे रखी है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। बेटा ये आपको दे रखा है इक्वेशन में, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, द मास ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड if 2.00 10 to the power 3 gram dinitrogen N2 react with 1.00 10 to the power 3 gram of dihydrogen, dihydrogen। बेटा आपसे पूछा हुआ है कि कितने ग्राम अमाउंट ऑफ अमोनिया बनेगा अगर इतने ग्राम नाइट्रोजन इतने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, तो ऐसा रिएजेंट किसी रिएक्शन के अंदर जो कि कंप्लीटली यूज हो जाए उस रिएक्शन के अंदर। तो हमारे पास बेटा रिएक्शन दे रखी है उसने N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो बेटा हम बोलेंगे 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो बेटा कितना बनाएगा, 2 मोल अमोनिया बनाएगा, 2 मोल अमोनिया बनाएगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो बच्चों 2 मोल अमोनिया बनाएगा। तो N2 का मास में लिख सकता हूं बेटा 28 ग्राम नाइट्रोजन। बेटा एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया 6 ग्राम। बेटा जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये कितना हो गया 2 इंटू 17 हो गया, 14 और 3 17 ग्राम अमोनिया। अमोनिया का बेटा मोलर मास कितना हो गया NH3 का 17 ग्राम, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम। ऐसे ही बच्चा एक H2 का 2 ग्राम हो गया, लेकिन 3 H2 है तो 6 ग्राम हो गया। एक नाइट्रोजन का बेटा 14 तो 2 का कितना होगा 28, तो ये हो गया बेटा 34 ग्राम, 34 ग्राम। आपको पहले बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको मैं लॉन्ग मेथड बताता हूं, आप कैसे निकालोगे बच्चों। आपसे बोला हुआ है अमोनिया का मास बताओ, तो पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर लो कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, ऐसा रिएजेंट जो पूरी तरह खत्म हो चुका है रिएक्शन के अंदर, मतलब पूरी तरह यूटिलाइज हो चुका है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप फाइंड करोगे सबसे पहले। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 28 ग्राम N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम H2। बेटा 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर मैं बोलता हूं बेटा 1 ग्राम N2 तो आप क्या बोलोगे 6 अपॉन में 28 ग्राम H2। बेटा अगर मैं 1 ग्राम के लिए पहले 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट कर रहा था, 1 ग्राम N2 किससे करेगा तो 6 अपॉन 28 हो जाएगा। हमारे पास कितना ग्राम है बेटा 200, या फिर बोल सकते हो 2.00 ग्राम। तो बेटा इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2000 ग्राम। तो आप क्या लिखोगे बेटा अगर मैं बोलता हूँ 2000 ग्राम तो ऑफ N2 रिएक्ट विद तो आप क्या लिखोगे बेटा हाइड्रोजन, तो आप लिखोगे 6 अपॉन में 28 इंटू
2000 ग्राम ऑफ H2, ग्राम ऑफ H2। तो बेटा कितना ग्राम बनेगा, तो आप इसको फाइंड करोगे तो कितना हो रहा बच्चों, ये हो गया आपका 14, ये हो गया बेटा 1000, ये हो गया 7, ये हो गया 500। तो बेटा कितना हो गया, ये आपका हो गया, मेरे पास कैलकुलेटेड है बच्चों, तो ये हो गया 428.57 ग्राम ऑफ H2, 428.57 ग्राम ऑफ H2 हो गया। तो बच्चों ये हाइड्रोजन का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आप 200 ग्राम या फिर 2000 ग्राम नाइट्रोजन को यूज करोगे बच्चों, तो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ग्राम हाइड्रोजन यूज होगा। आपने 2000 ग्राम बेटा 2000 ग्राम आपने नाइट्रोजन को रिएक्ट कर लिया, तो हमारा हाइड्रोजन कितना यूज हुआ, 428 ग्राम हाइड्रोजन यूज हुआ। लेकिन हमें कितना दे रखा है बेटा, इतना हाइड्रोजन दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, 1.0010⁻³ ग्राम का मतलब क्या हो गया बेटा, 1000 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है H2। आपको बच्चों 1000 ग्राम H2 दे रखा है, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ 428.57 ग्राम H2 यूज हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। आपको इतना दे रखा था, सिर्फ इतना यूज हुआ। तो जब हाइड्रोजन आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा, खत्म क्या हुआ, तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन खत्म हो चुका है। तो बेटा जो खत्म हो चुका है वो लिमिटिंग रीजेंट हुआ। तो हमने लिख लिया N2 इज ए लिमिटिंग रीजेंट, N2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब बेटा जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो N2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या, जो पूरी तरह खत्म हो चुका हो। तो N2 जब पूरी तरह खत्म हो चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, N2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। एक क्वेश्चन आपका हो गया। आपसे बोलेगा बेटा एक्सिस रिएजेंट क्या, तो आप क्या कहोगे, सर H2 इज ए एक्सिस रिएजेंट, H2 इज ए एक्सिस रिएजेंट। एक्सिस रिएजेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, जो थोड़े से अमाउंट में अभी भी बचा हुआ है, रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद भी अगर थोड़े से अमाउंट में कुछ बचा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सिस रिएजेंट। N2 बेटा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, H2 एक्सिस रिएजेंट हो गया। आप हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा उसके लिमिटिंग रिएजेंट पे डिसाइड करता है। तो आप एक लाइन और लिख सकते हो, N2 डिसाइड करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, N2 डिसाइड करेगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा ये तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन पूरा पूरा यूज हो चुका है। तो अगर आपसे पूछे कोई बच्चों की बता दो बेटा एक्सेस रिएजेंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर इतना हाइड्रोजन पहले से था, इतना हाइड्रोजन यूज हुआ। तो आप ऐसे बोल सकते हो बेटा एक्सेस रिएजेंट क्या कर सकते हो, 1000 ग्राम पहले से हाइड्रोजन था, आपने इतना हाइड्रोजन यूज कर लिया 428.56 ग्राम। तो कितना बचा बच्चों, 428.56 ग्राम यूज कर लिया आपने, तो कितना बचा बेटा 428.56 हो गया। तो बेटा ये हो गया आपका 444 पॉइंट, ये हो गया बेटा 30। तो ये हो गया आपका 571.4443 ग्राम बोल सकते हो, 44 ग्राम बोल सकते हो। ये बेटा आपका हाइड्रोजन एक्सिस में बच गया। ये क्या बच गया बेटा, आपका हाइड्रोजन एक्सिस में बच गया। तो आप कहोगे बच्चों कि सिर्फ इतना हाइड्रोजन यूज हुआ, इतने अमाउंट में तो बच ही गया हाइड्रोजन। लेकिन आपसे क्या बोला था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया कितना बनेगा, ये आपका मेन टारगेट है कि अमोनिया कितना बनेगा। तो हमने बच्चों क्या करा, सबसे पहले रिएक्शन को लिखा, रिएक्ट करवा लिया, देख लिया कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन एक्सेस रिएजेंट है। एक्सेस रिएजेंट को हमने निकाल लिया। अब हम करेंगे बेटा अमोनिया कितना बनेगा, तो उसको करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। इक्वेशन बेटा मैं दोबारा से बना देता हूं, आप क्या इक्वेशन में बना देता हूं, N2 प्लस
3H2 gives 2NH3। मैंने इक्वेशन दोबारा से लिख दिया बेटा, इसको पूरा मैं बता देता हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आप क्या लिखोगे बेटा, अमोनिया की कितना था आपका, ये लिमिटिंग रिएजेंट था 28 ग्राम था। कितने ग्राम से बेटा बना रहा था ये, 2 इंटू 17 इजिकल टू 34 ग्राम बना रहा था। तो आप लिखोगे सर 28 ग्राम नाइट्रोजन N2 गिव्स 34 ग्राम अमोनिया, 34 ग्राम NH3 देगा। तो बेटा 1 ग्राम कितना देगा, तो आप कहोगे सर 34/28 ग्राम NH3 देगा। आपको बेटा कितने ग्राम गिवन था क्वेश्चन में, 2000 ग्राम। तो आपने क्या करा, आप क्या लिखोगे बच्चों, 34/28 इंटू 2000 ग्राम। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 14, ये हो गया बेटा 1000, ये हो गया 500, ये हो गया 7। और इसको आप जब बेटा कैलकुलेट करोगे तो हो गया 2428.57 ग्राम ऑफ NH3। इतना प्रोडक्ट बेटा आपका NH3 का बना, इतना ग्राम आपका अमोनिया बना। इसको बेटा आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 डिजिट्स को इधर खिसका के 2.4 केजी के आसपास हो जाएगा आपका। तो ये बेटा आपका एक फुली फ्लेश्ड प्रॉब्लम हो गया। सबसे पहले आप लोग निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद एक्सेस रिएजेंट आपको पता चल जाएगा, एक्सेस अमाउंट आप फाइंड कर लोगे। तो ये तो बेटा आपका फुली फ्लेश्ड प्रॉब्लम था। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक और शॉर्टकट होता है बेटा, शॉर्ट ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है बच्चों, सबसे पहले जितना आपको गिवन दे रखा है आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। एक क्वेश्चन में बताता हूं आपको बेटा, इसको देखो, एक क्वेश्चन में बताता हूं आपको। जैसे बच्चों क्वेश्चन देता हूं मैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ये आपको दे रखा है बेटा 6 ग्राम, ये दे रखा है आपको 71 ग्राम, और आपसे पूछा है कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो बेटा NH निकालोगे तो आप लिखोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 3। यहाँ बेटा NCl के मोल्स निकालोगे तो 71 ग्राम अपॉन में 71 ग्राम। बेटा इसका गिवन मास 71 हो गया और मोलर मास भी इसका 71 ही हो गया, तो इज इक्वल टू 1। तो आप क्या कहोगे बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद रेशियो निकालोगे। रेशियो, रेशियो किसका बेटा, तो मोल्स अपॉन में कोफिशिएंट को डिवाइड कर दोगे। कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो तो बेटा इसके कितने मोल्स है, 3 मोल्स है। इसका कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया 3। इसके कितने मोल्स है बेटा, तो आप जब इसका रेशियो निकालोगे तो इसके कितने मोल्स है, 1। कोफिशिएंट कितना बेटा इसका 1, तो ये हो गया 1। इन दोनों में से जो छोटा है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप कहोगे सर ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया LR। रेशियो को निकालो, अगर रेशियो में से जो भी वैल्यू छोटी होगी वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि Cl2 डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, Cl2 डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बेटा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका हो गया। बाकी क्वेश्चन ऐसे मैंने क्लास में बहुत सारे करवाए हैं, तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि बेटा Cl2 डिसाइड करेगा तो फिर ये 2 मोल्स हो गया, इसका मोलर मास हो गया कितना 2, और ये बेटा होगा 36.5, तो ये कितना हो गया 73 ग्राम। 73 ग्राम बेटा प्रोडक्ट बनेगा। इसका मोलर मास हो गया बेटा ये, और ये हो गया 2, तो 73 ग्राम बनेगा। 71 ग्राम तो आपका क्लोरीन यूज हो गया, तो इसमें से कितना यूज किया होगा बेटा 2 ग्राम। तो 73 फाइनल बन रहा है आपका, 71 क्लोरीन होगा, तो यहां से कितना यूज करेगा 2 ही ग्राम तो यूज करेगा, तो 2 ग्राम हमने यहां से यूज कर लिया। तो ये हो गया बेटा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट आपका ये हो गया, ये हो गया बच्चों आपका शॉर्टकट। 73 ग्राम आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा यूज हो गया, तो ये कितना यूज हुआ, तो 2 ग्राम यूज हुआ। तो बेटा एक्सेस में कितना बचा होगा 4 ग्राम, क्योंकि 2 ग्राम तो यूज हो गया, 4 ग्राम हमारा एक्सेस में बचा हुआ होगा। ये बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर आपका 19 हो गया। और बेटा इसके बाद अब हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 20। इसके बाद बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 20।
आप बच्चों फटाफट इसको नोट कर लो, उसके बाद अब हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 20। कॉन्सेप्ट नंबर 20 बेटा लिखेंगे अब हम लोग। ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका 18 था, 19 था बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर अब हम लोग 20 करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 20 में बेटा आपको क्वेश्चन नंबर हो गया आपका फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 20 हो गया बेटा। आपको बोलेगा फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से फाइंड करते हो। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ क्वेश्चंस के आप लोग बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों को उनके स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, तभी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर पाएंगे। जैसे कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं, K3CrO8 हो गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपको Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। दूसरा हो गया बेटा CrO5, इसका निकालना होगा आपको। और S4O6 2- बेटा इसका निकालना होगा आपको। और एक हो गया H2SO5, इसका निकालना होगा आपको। और एक और निकाल सकते हो बेटा C3O2, इसका निकालना होगा आपको कार्बन का। Br3O8 आपको बेटा Br का निकालना होगा। जब भी बेटा आप इनका जनरल फॉर्मूले से जैसे आप निकालते हो x मान के, वैसे निकालोगे तो गलत निकल के आएंगे। किसी का भी आप फाइंड आउट करके देख लीजिए, आपके सारे आंसर्स गलत आएंगे या फिर फ्रैक्शन में आएंगे। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल के रखा बेटा। ये नीट में भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, IIT में भी क्वेश्चन बन सकता है, और बोर्ड में तो बनता ही बनता है, आपके पेपर में तो बनता ही बनता है क्वेश्चन 11th में बेटा। तो इन सब के स्ट्रक्चर में बना देता हूं आपको, आप परेशान मत हो। तो बेटा ये हो गया O, ये हो गया O, और A हो गया O, इधर हो गया O, और इधर हो गया O। इधर हो गया बेटा OK, इधर हो गया OK, और इधर हो गया OK। K का मतलब 3 K थे बेटा, 3 के लगा दिए हमने। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ बच्चों पैरोक्साइड बॉन्डिंग हो रही है। O और O के बीच में जब भी सिंगल बॉन्डिंग होती है तो पैरोक्साइड बॉन्डिंग होती है। तो पैरोक्साइड बॉन्डिंग में बेटा -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, -1 इसका हो गया, -1 इसका हो गया। यहां पर भी बेटा पैरोक्साइड बॉन्डिंग हो रही है, तो -1 इसका हो गया, -1 इसका हो गया। तो देखो बच्चों माइनस माइनस कितने हो गए, तो आपने कहा -1 -1 -1 -1 -1, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा +5। तो इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो रहा है, लेकिन आप लोग बेटा x करके निकालते तो आप निकालोगे x +3 -16 = 0, x आप लोग +13 निकालते हो बेटा, ये गलत होता है। कभी भी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो आपको बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा तब आप कहोगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका जेई में आ चुका है, IIT में आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। इसकी बात करते हो बेटा क्रोमियम की, CrO5 की, तो Cr हो गया, O हो गया, O हो गया, एक ये O, एक ये O, और एक बेटा ये ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे बच्चों सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है, तो पेरोक्साइड बॉन्डिंग होगी -1 -1 -1 और ये -2। ये ऑक्साइड बॉन्डिंग होगी। जब भी डबल बॉन्ड होगा तो ऑक्साइड बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो पेरोक्साइड बॉन्डिंग होगा। बेटा इसका कितना हो गया -1 -1 माइनस और -2, तो बेटा इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों उसको। और अगर मैं इसका x मान के करता हूं तो x -10 = 0, x +10 होता है, जो कि गलत है। ये भी गलत है बेटा, ये भी गलत है, इसलिए इनके हमें दोनों स्ट्रक्चर बनाने पड़े। इसकी बात करते हैं बेटा थायोसल्फेट की, इसकी बात करते हैं तो सल्फर, ऑक्सीजन, अच्छा S4 है बच्चों, तो सल्फर 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 और सल्फर हो गया हमारा। ऑक्सीजन हो गया बच्चों, ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, इधर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन पे माइनस है चार्ज, तो बेटा एक पे यहां मैंने माइनस कर दिया, और यहां पर एक मैंने माइनस कर दिया, यहां माइनस लगा दिया, और एक यहां मैंने माइनस लगा दिया। जिन सल्फर पे बच्चों कोई भी बॉन्डिंग नहीं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 0 हो गया।
इन सल्फर की बात करते हैं तो -2 और -1, तो बेटा कितना हो गया, +5 हो गया इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, और इसका भी बच्चों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो आपसे हर एक सल्फर का पूछा जाएगा, ईच सल्फर का। तो यहाँ +5 और +5 हो गया। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हो गया बच्चों। H2SO5 हो गया, H2SO5 हो गया बेटा। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं, डबल बॉन्ड OH, O और OH। यहां पर भी बच्चों पैरोक्साइड बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया बेटा, -1। यहाँ पर OH की वजह से -1 हो गया, -1 चार्ज होता है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, +6। इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग कैरोज एसिड इसका कॉमन नेम है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। पैरोक्साइड बॉन्डिंग इसमें भी है, पैरोक्साइड बॉन्डिंग इसमें भी है, पैरोक्साइड बॉन्डिंग इसमें भी है। कैरोज एसिड के अंदर भी आपका पैरोक्साइड बॉन्डिंग होता है। C3O2 की बात करोगे तो बेटा C, और इधर भी O हो गया और इधर भी ऑक्सीजन हो गया। तो बेटा यहाँ पे देखो -2 हो गया, यहाँ पे देखो -2 हो गया, तो -2 को बेटा ये +2 हो गया, -2 से ये +2 हो गया, और इस पे चार्ज हो गया 0। तो आप ईच कार्बन की बात करोगे तो बच्चों यहाँ +2 हो गया, इस पे +2 हो गया, और इस कार्बन पे आपका 0 चार्ज हो गया। तो ये आपका ईच कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। Br3O8 की बात करोगे बच्चों तो Br हो गया हमारा, Br हो गया, और एक Br इधर हो गया हमारा। 8 ऑक्सीजन है, तो बच्चों हमने 8 ऑक्सीजन लगा लिए। यहां पर भी बच्चों हमने 8 ऑक्सीजन लगा लिए, ये 8 ऑक्सीजन हो गए। Br बच्चों मैक्सिमम 7 बॉन्डिंग बना सकता है, तो 2 बॉन्डिंग ये होगी, 2 ये होगी, 2 ये होगी, और एक ये होगी, तो 7 बॉन्डिंग मैक्सिमम आपकी Br की हो चुकी है। यहाँ -2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, +6 हो गया। तो इस Br का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 हो गया, यहाँ +6 हो गया, और बच्चों क्योंकि -2 और -2 हो गया। इस वाले Br की बात करोगे बच्चों तो -2 और -2, तो इस वाले Br का +4 हो गया। तो ईच Br का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इसका +6, इसका +4 और इसका +6। अगर बच्चों यहाँ पे मैं x मान के निकालता तो उसका क्या होता, 3x - 16, 16 = 0, तो 3x = 16 और x = 16/3। तो बेटा एक फ्रैक्शन में आ जाता, तो फ्रैक्शन में हम लोग नहीं निकालते हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे उसका, उसके बाद ही ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा निकालोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थे जो आप लोग गलत कर देते, और ये आपको सारे आने चाहिए। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट नंबर आपका 20 हो गया। आज हम बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 20 तक ही बात करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट नंबर 21 से आएंगे। जिन बच्चों ने बेटा पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी है वो लोग फटाफट 4 वीडियोस को कंप्लीट करो, सारे कॉन्सेप्ट को सीखो, सारे क्वेश्चंस को लगाओ, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। सारे कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलो बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्रमोट करो वीडियो को। आज बच्चों इतना ही करेंगे, थैंक यू।